हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप दैट कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, क्या टॉपिक है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चाहे क्लास 12th हो या फिर बीएससी हो। तो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके बेग स्तर का व्यंजक और उसके देखते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले तो बता देता हूँ मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। कैसे? एक एग्जाम्पल से। आपने शरबत तो बहुत पिया होगा, उसमें क्या करते हो आप? जल लेते हो, जल में चीनी घोल देते हो, ठीक है, और एक शरबत बन जाता है, फिर उसको आप पी लेते हो। अब यहाँ क्या होता है कि जब आप चीनी को जल में घोलते हो तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। अब आप ये बताओ, अभिक्रिया का वेग चीनी पे डिपेंड करता है या फिर जल पे डिपेंड करेगा या फिर दोनों की सांद्रता पे डिपेंड करेगा? आप सोचो जरा दिमाग लगा के। मेरा कहना तो यहाँ पर ये होता है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो चीनी की सांद्रता पे डिपेंड करता है, यानी कि चीनी पर निर्भर करता है। चीनी जितनी जल्दी घुल जाए, अगर चीनी जल्दी घुलती है तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा होगा, चीनी देर से घुलती है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। समझ में आया वाला पॉइंट? तो ये अभिक्रिया कौन सी है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बोलो, हुआ क्लियर? क्या परिभाषा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के केवल एक अणु पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं यही लिखूंगा परिभाषा। ठीक है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो क्या परिभाषा होती है इसकी? क्या परिभाषा बताई थी मैंने? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आराम समझ लोगे, हंसते हंसते समझ जाओगे। इजी टॉपिक है बिल्कुल। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे अगर मैं मान लेता हूं, जैसे कोई अभिक्रिया होती है, जैसे एक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, एक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। और होती कैसे वो देख ले आप। ए चेंज टू प्रोडक्ट। चलो लगाओ यहाँ बेग नियम लगाओ। तो बेग नियम लगाओगे ना तो बोलोगे आप बेग नियम से, क्योंकि कोटि जो है भैया वो बेग नियम से ज्ञात की जाती है। किससे निकाली जाती है? बेग नियम से। बिना बेग नियम के आप कोटि नहीं निकाल सकते हो। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे बेग नियम। लो साहब, मैंने यहाँ बेग नियम लगा दिया मैंने बेग नियम। तो अभिक्रिया का बेग यानी कि RAT रेट के ए की पावर 1, कोटि कितनी आ गई? कोटि आ गई इसकी 1। किस कोटि की अभिक्रिया हो गई ये हो गई हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एग्जाम्पल लें इसके। चलो एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले लेता हूँ मैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। क्या लिया मैंने? अमोनियम क्लोराइड। अब घटित होकर अमोनिया प्लस HCl बनाता है। यहाँ देखो अभिकारक अमोनियम क्लोराइड के कितने अणु हैं? सिर्फ एक अणु है। ऐसे मैंने लिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SO2Cl2। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। याद कर लो ठीक से, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और जब मैं इसको क्रिया करवाऊंगा तो मेरा SO2 अलग और Cl2 अलग हो जाता है। तो दोनों की दोनों रिएक्शन क्या है? दोनों की दोनों रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है। ठीक है, बोलो हुआ यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक कर लें स्क्रीनशॉट। इसके बाद पढ़ाते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। चलो ठीक है, फिर हटाते हैं इसको। तो समझ में आया प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बाल को? ठीक है, तो क्या होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा, आराम से याद कर लोगे। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ और डालता हूँ मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के
अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं मान लेता हूं, माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। देखो ए चेंज टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है उत्पाद। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे, उत्पाद है, और ए क्या है यहाँ अभिकारक, ए क्या है अभिकारक है। ठीक है, तो देखो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता इस समय मानूंगा मैं कितनी है मेरे पास, ए नोट है। कितनी मान ली मैंने, ए नोट। ये पूरी अभी 100% है, यानी कि पूरे का पूरा अभिकारक आपके पास है। अभी अभिकारक से कोई भी उत्पाद नहीं बना है। ठीक है, अभी अभिकारक से कोई भी उत्पाद नहीं बना है, पूरी की पूरी 100% सांद्रता है। अब भैया जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो 2 मिनट 3 मिनट या 2 सेकंड 3 सेकंड बाद कुछ ना कुछ अभिकारक उत्पाद में चेंज हो जाता है। वही मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। देखो है टी समय पश्चात, टी समय पश्चात, ठीक है, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता स्मॉल ए हो जाती है, यानी कि कैपिटल ए हो जाती है ये। ठीक है, तब देखो, तब अब देखो, तब प्रथम कोटि के लिए है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए जरा ध्यान देना थोड़ा सा, काय के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखो जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, देखो ये अभिकारक ए हो गया अभिकारक है, तो अभिकारक ए की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। देखो ए अभिकारक है भाई, अभिकारक है, और जब मैं इसको एक बड़े कोष्टक में बंद कर देता हूँ तो ये बन जाता है अभिकारक ए की सांद्रता, और जहाँ डी लगा दिया तो डी तो तुम्हें पता ही है परिवर्तन शो करता है। कैसे शो करता है, परिवर्तन। तो अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर क्या होता है, अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और यहाँ माइनस क्यों आया है, लगाओ जरा दिमाग, माइनस क्यों आया है यहाँ, माइनस इसलिए आया है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है, यानी कि अभिकारक धीरे धीरे उत्पाद में चेंज होता जा रहा है, अभिकारक घटता जा रहा है, उत्पाद बढ़ता जा रहा है। बोलो हुआ क्लियर यहाँ तक नहीं। तो इसके बाद देखो जरा ध्यान से, समानुपाती किसके होगा, यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक ए, ठीक है, समझ में आया, समानुपाती अभिकारक ए की सांद्रता। ठीक है, और कोटि कितनी है इसकी, फर्स्ट। मर्जी ये लगाना चाहते हो तो बनना तो हर संख्या के ऊपर एक होता है। ठीक है, अब जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो भाई मेरे पास एक कोस्टेंट आता है। क्या आता है, एक कोस्टेंट आ जाता है। क्या, और कोस्टेंट आ गया, लो हाँ क्या आया, तो जहाँ के क्या है, जहाँ के क्या है, यही तो है वेग स्थिरांक। के क्या है, ये यही है वेग स्थिरांक। इसी प्रकार हो ठीक से, जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो के है वेग स्थिरांक। अब देखो ये जो गुणा वाला आप देख रहे हो ये इधर भाग में आ जाएगा, और जो भाग वाला दिखाई दे रहा है चिन्ह सहित उठा के इधर को ले जाओ। ठीक है, तो मैं ले गया हूँ, देखो ए बराबर हो गया मेरे पास माइनस के डी टी, के डी टी। अब दोनों पक्षों का कर दो समाकलन। क्या करना है मुझे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है, यानी कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलो तो ये आता है दोनों पक्षों का समाकलन, डी ए अपॉन ए बराबर माइनस के मैंने बाहर ले लिया है, और मेरे पास क्या आ गया डी टी। कोस टेन का कभी भी समाकलन नहीं होता, इस पर ध्यान देना। कोस टेन का कभी भी समाकलन नहीं होता है। 2 3 4 5 इन सारी संख्याएं कोस टेन के रूप में होती हैं, अचर संख्याएं होती हैं जिनके मान कभी चेंज नहीं होते, तो इनको हम बाहर ले लेते हैं समाकलन के। अंदर रह गया मेरे पास डी टी, क्योंकि डी में यानी कि टी में टाइम में चेंज हो रहा, टाइम में क्या हो रहा है, चेंज। अब इसका मैं अगर फॉर्मूला लिखवाऊं, जो उसका फॉर्मूला यूज होगा डी एक्स बटा एक्स बराबर log ई एक्स। ठीक है, समाकलन डी वाई बटा वाई बराबर log ई वाई, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना इस पे। ये समाकलन का फॉर्मूला था। इसी प्रकार ये हो जाएगा log ई ए। ठीक है, ये समाकलन का फॉर्मूला होता है। ये मत सोचना कि log कहाँ से आ गया, कोई मैंने अपने पास से नहीं रखा, ये कहाँ से आया log, डी एक्स बटा एक्स बराबर log ई एक्स से। ठीक है, आ गया बराबर के समाकलन डी को खा जाता, खत्म कर देता, बिल्कुल कर दें खत्म डी को। तो हमारा रह गया के टी, क्या रह गया हमारे पास,
KT, और जब दोनों पक्षों का समाकलन हो जाता है तो आता है मेरे पास I फॉर होता है इंटीग्रेशन, यानी कि एक समाकलित नियतांक होता है। क्या होता है? I एक नियतांक होता है। ठीक है, समीकरण बना दूंगा मैं इसको कितनी, 1। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा dx बटा एक्स, समाकलन dx बटा एक्स बराबर log ex। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले को, समाकलन dx बटा एक्स बराबर log ex। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस बारे डेटा को लेकर आए। अब यू नो डैट कि भाई मैं ये दोनों चीज़ें मिटा देता हूँ, पर अब जो है आपको पता है कि भाई अगर मैं t बराबर 0 समय कर दूं, अगर इस टाइम को मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो ये जो a होगा वो a नोट के बराबर हो जाएगा। t बराबर 0 पर a बराबर किसके हो जाएगा? ये a नोट के बराबर हो जाता है। t बराबर 0 पर a बराबर a नोट। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो, जहाँ पर समीकरण 1 है, जहाँ पर a है log e a, जहाँ पर a है मैंने a नोट रख दिया, जहाँ पर आपके पास t है वहाँ मैंने 0 रख दिया। ठीक है, प्लस के i। ठीक है, i क्या है? समाकलित नियतांक होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा ऐसे रहेगा, log e a नोट बराबर 0 बराबर कितना हो गया? i। अब इस i का मान उठा के फिर से समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, i का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख उठा के, तो ये आ गया log e a बराबर माइनस के KT प्लस का i है log e a नोट। अरे क्लियर हुआ? यानी कि जब आपने टाइम को 0 कर दिया, यानी कि टाइम को जब आपने 0 कर दिया तो जो मेरे पास a है वो a नोट के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैंने ये t का मान 0 यहाँ रखा है और a का मान a नोट मैंने यहाँ रखा है, तो log e a नोट बराबर माइनस के गुणा 0 प्लस के i। 0 के गुणा किसी भी संख्या में करो टर्म पूरा 0 हो जाता, तो i बराबर आ गया मेरे पास log e a नोट। अब i का मैंने समीकरण उठा के ऐसे ही रख दिया, तो मेरे पास डेटा ये आई। अब ये माइनस का KT है, माइनस का बराबर कैसे लेगा? काय में आ गया? ये प्लस में, काय में आ जाएगा? ये प्लस में। ठीक है, तो जब प्लस का होगा वो इधर काय में पहुँचेगा? माइनस में। log e a नोट माइनस का log e a। ठीक है, आइए अब भैया यहाँ पे भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमें। क्या फॉर्मूला आता है यहाँ पर? log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर होता है log m बटा n। यानी कि यहाँ जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है वो करा है log m बटा n का। ठीक है, log m बटा n का, ये फॉर्मूला आप याद कर लियो, log m बटा n बराबर log m माइनस log n, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, जिस फॉर्मूले से ये मैंने करा, तो log m माइनस log n बराबर log e m बटा n। ठीक है, अब जो गुणा वाला वो काय में आ जाएगा? इधर को भाग में आ जाएगा, तो भाग में लेके जाओ, 1/t log e a नोट बाई कितना होता है मेरे पास? a होता है। ठीक है, इतना डेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, अब आप जानते हो जब e को बदलोगे 10 में तो 2.303 से गुणा कर देते हो, यानी कि इस e को बदलोगे 10 में तो 2.303 से गुणा कर देते हो, तो 10 में मेरे पास चेंज हो गया डेटा। ठीक है, ए तो ये बताओ ये 2.303 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने इस e को 10 में चेंज करा तो 2.303 आया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, और यही होती है अपनी लास्ट इक्वेशन, यही है अपनी लास्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर आप और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई माना, आगे बढ़ना चाहो तो माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ये मैंने मान ली a मोल पर लीटर है। कितनी है? a मोल प्रति लीटर है। t समय पश्चात x मोल उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कि t समय पश्चात x मोल उत्पाद में बदल जाते हैं। तब देखो a बराबर तो पूरा जो मेरे पास कैपिटल A है, a नोट है, वो तो मेरे पास a मोल प्रति लीटर रहेगा। अगर मैं यहाँ पे a की बात करूँगा तो ये हो जाएगा a माइनस x मोल प्रति लीटर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अब जहाँ पर a नोट है इस फॉर्मूले को उड़ा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ इस फॉर्मूले को मैं, समाकलन dx बटा x बराबर log ex। ठीक है, तो a नोट बराबर हो गया a मोल पर लीटर, a बराबर हो गया a माइनस एक्स, क्योंकि x मोल उत्पाद में चेंज हो गए हैं, तो यहाँ से जो k का मान आएगा
वो आ जाएगा 2.303 अपॉन टी log 10, फिर आ जाएगा जहाँ पर a नोट है वहाँ मैं a रख दूंगा और जहाँ a है वहाँ मैं रख दूंगा a माइनस के x, ठीक है। और यही है हमारा लास्ट फॉर्मूला जिससे हम करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल हल। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।